हमारे साथ हमारी आज की गेस्ट हैं विंग कमांडर शिखा सिंह, रिटायर्ड, स्पेशलिटी रडार्स। पुलवामा अटैक हुआ, बालाकोट हुआ, आई गेस यू वर देयर समवेयर ऑन द सीट। एक एड्रेनलिन रश था अंदर से कि भाई आपको एक वॉर लड़नी है पाकिस्तान के अगेंस्ट, है ना। आपको जिस भी तरीके से आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, चाहे आप एक रडार में बैठे हो या आप आगे फ्रंट लाइन बॉर्डर्स पे लड़ रहे हो। विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर आप लोग मतलब कुछ एकेडमी में या दोस्तों में कुछ जानकारियां हैं आपको? शी इज वेरी सीनियर टू अस, पार्टिसिपेटेड टुगेदर इन 2015 आरडी परेड। अच्छा, साथ में हमने पार्टिसिपेट। आपके कोई दोस्त ऑप सिंदूर में, मतलब दोस्त बैचमेट या सीनियर्स या जूनियर्स उस समय एयरबॉर्न थे? टाइम पे डेफिनेटली आई हैव माय कोर्समेट्स ओवर देयर। जैसे मान लीजिए आप ये जो आजकल आपके ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स को डिटेक्ट करना क्यों मुश्किल है? क्योंकि छोटे होते हैं। सिनेमा ने एक जो तस्वीर पेश की है लोगों के सामने, एकदम घाटी के बीच में घुसा के उड़ाओ तो रडार पकड़ नहीं पाएगा। मॉडर्न वॉरफेयर में इसका इतना ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है विद अवैक्स बीइंग देयर। तो अवैक्स ने क्या गेम कैसे चेंज किया है वॉरफेयर में? जहाँ हमारे नॉर्मल रडार्स का कवरेज नहीं होता है, तो वहाँ पे ये एक ऊपर से देख रहा है, इसके पास कोई नहीं, दिस इज गिविंग अस 360 डिग्री कवरेज। ऐसा हम भी करते हैं कि एनिमी के रडार को कंफ्यूज करना। हम भी करते हैं, वो भी करते हैं, दोनों तरफ से होती हैं ये सब। ड्रोन्स ने कैसे चेंज किया है पूरे सीन को? सी डेफिनेटली आप देखिए, जब अगर वो इतने अंदर तक आ गए हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हमें उस S-400 ने रूस का साथ नहीं दिया यूक्रेन के अटैक के अगेंस्ट, जिसने हमारा साथ दिया यहाँ पे। इट्स आयरनी एक्चुअली। इट इज मैन बिहाइंड द मशीन, आई एम टेलिंग यू। तो शायद मैं कहूँगी कि रशिया शायद वो पकड़, उनका सिस्टम होने के बाद भी वो नहीं अचीव कर पाए जो हमारे इंडियन एयरफोर्स सोल्जर्स ने किया है। क्या फ्लीट की कमी महसूस होती है आपको? हमारा स्क्वाड्रन मजबूत नहीं है अभी जितना होना चाहिए अभी के हिसाब से? जी, अगर ऐसे हम देखेंगे तो डेफिनेटली जब चीफ ने ये बात बोली है तो इट हैज़ सम मैटर इन इट। रडार कैसे काम करते हैं? वो रडार जो ज़मीन पे स्टेशनड होते हैं और पता लगा लेते हैं कि दुश्मन का जहाज़ कहाँ पहुँचा है। CDS के बातों की माने तो ये बातें अब सामने आने लगी हैं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कितने एयरक्राफ्ट गिराए थे। इनकी तस्दीक जो सूत्रों के हवाले से आ रही खबरें ये बताती हैं कि तस्दीक इस बात से होती है कि रडार की इमेजरी क्या कहती है। रडार की इमेजरी ने कहा कि ये प्लेन पहले जिंदा थे, बम गिरा, मारे गए प्लेन। क्या है इसके पीछे का सिद्धांत, इसका साइंस? इसके साथ एवैक सिस्टम क्या है? भारतीय जो वायुसेना है उसकी फ्लीट कैसी है, उसका स्क्वाड्रन कैसा है, उसका बिल्डअप कैसा है, कौन सा जहाज किन परिस्थितियों में काम करता है। साथ ही भारत की सेना में तमाम विंग्स में महिलाओं की उपस्थिति कैसे बीते सालों के दरमियान बढ़ी है, बदली है, और महिलाओं को भारतीय सेना में तैनाती के दौरान किन किन चीज़ों का सामना करना होता है, कैसी ट्रेनिंग का सामना करना होता है, कैसी पोस्टिंग को देखना होता है और उसके अप्स एंड डाउन्स क्या होते हैं। इस पर हम आज के रखवाले के एपिसोड में बात करेंगे। हमारे साथ हमारी आज की गेस्ट हैं विंग कमांडर शिखा सिंह, रिटायर्ड, जो साल 2011 से लेकर और अभी जनवरी 2025 तक भारतीय वायुसेना में एरोनॉटिकल इंजीनियर के तौर पर काम करती रहीं, स्पेशलिटी रडार्स। कैसी हैं? नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। कैसी हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताइए। ये हम लोग अब थोड़ी सी बातचीत करेंगे और बातचीत में जिन पॉइंटर्स पे हम लोगों ने क्रूड डिस्कशन किया था उस पर ही बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। शिखा जी, मैं 30 मई की घटना से शुरुआत करूंगा। हमने एक तस्वीर देखी। तस्वीर थी कि एनडीए के फर्स्ट फीमेल बैच की पास आउट परेड, 17 महिला कैडेट्स की तस्वीर वो आई थी। बहुत सुंदर तस्वीर। उस तस्वीर को देखने के बाद जिज्ञासा हुई, पहला महिला बैच, महिलाओं की मौजूदगी हमारे आर्म फोर्सेस में, और उसमें उनके सवाल जो हैं, लंबे समय तक एक कानूनी लड़ाई भी लड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में
कर्नल सोफिया कुरैशी का तो जिक्र भी किया था, हमने ऑप सिंदूर की ब्रीफिंग में 2 महिला ऑफिसर्स को भी देखा, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी। तो अब फौज में साल 2025 में हम बात करें तो महिलाओं की मौजूदगी को कैसे देखा जाए? आपने ये जो शुरुआत करी है आज के हमारी बातचीत की, बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने शुरू किया है कि महिलाओं को जो हमने 17 स्ट्रॉन्ग वुमेन कैडेट्स को देखा एनडीए से पास आउट होते हुए, इट वाज अ हिस्टोरिक मोमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ना सिर्फ एक ट्रेडिशन ब्रेक किया है बल्कि एक ट्रेडिशन चालू कर दिया है जिसमें कि अब महिलाएं भी नेशनल डिफेंस एकेडमी से पास आउट होंगी। यू नो व्हेन वी वर जॉइनिंग, जब हम लोग एज आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम कॉलेज हम लोग जब ज्वाइन कर रहे थे, हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं था कि हम एनडीए के थ्रू जा सकें। उस समय हमारे टाइम पे तो जैसे सीडीएस एंट्री होती थी, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम देना पड़ता था आपको, फिर आप एसएसबी दोगे एंड फिर वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है। एंड एनडीए वाज ओनली फॉर बॉयज़, कि सिर्फ लड़के ही उसमें से एनडीए के थ्रू जा सकते हैं। तो हम में से बहुत लोगों को ये मलाल रहता था हमेशा कि यू नो आपको एक चीज़ से एक वंचित रखा जा रहा है कि आपको वो एक अगर जो एक आपको एक अपॉर्चुनिटी जो मिल सकती थी वो नहीं मिली है। When this decision came in 21, Supreme Court's decision came in 21, it was a historic moment for India and for women fraternity as a whole, if we say. तो जब अब हमने 17 महिला कैडेट्स को पास आउट होते हुए देखा, ना सिर्फ ये पास आउट हुई, इन्होंने पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करी, सारे फिजिकल स्टैंडर्ड्स के साथ जो पढ़ाई होती है वहाँ पे वो पढ़ाई कंप्लीट करी। ऑल्सो इनमें से एक जो महिला कैडेट है, आई थिंक हर नेम इज़ दक्ष, श्रुति दक्ष। अच्छा। She has also topped in Bachelor of Arts from NDA. अच्छा। तो ये लोग लॉरेल्स ला रही हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जस्ट एक पास आउट हो रही हैं वहाँ से, ये एकदम टॉप क्रीम लेयर में पास आउट हो रही हैं। और वो दिन यू नो क्या पता हम आज से 30-35 साल बाद देखें कि ये यू नो डिफेंस के हाईएस्ट लीडरशिप में रोल्स में भी ये लोग इन्हीं में से कुछ चेहरे हमें वहाँ पे दिखाई दें। सो नॉट ओनली ये, अभी हमने जैसे वुमेन, अगर हम वुमेन की बात कर रहे हैं, वुमेन इन फोर्सेस, 22 में स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी, हु वाज आल्सो अमंग्स द फर्स्ट 3 फीमेल फाइटर पायलट्स, उन्होंने इंटरनेशनल वॉर गेम्स में हिस्सा लिया। तो इट वाज आल्सो अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर इंडियन डिफेंस फोर्सेस, है ना। तो ये सब मुझे ऐसा लग रहा है इट इज़ ऑल हिस्ट्री मूविंग इन फास्ट मोशन, फास्ट पेस। ऑल्सो अगर हम बात करें शिवांगी सिंह की, जो हमारी पहली महिला रफाल पायलट हैं जी, तो आप हर जगह हर फील्ड में आप देख रहे हैं, मतलब हर जगह फाइटर पायलट बन रही हैं लड़कियां एनडीए में जा रही हैं, लड़कियां जो हमारी वुमेन ऑफिसर्स हैं, दे आर कमांडिंग द पोस्ट, आपकी चाहे वो एएससी में कमांड कर रही हों या आगे किसी फॉरवर्ड पोस्ट में यूनिट्स कमांड कर रही हों, हेलीकॉप्टर यूनिट्स कमांड कर रही हैं वुमेन ऑफिसर्स। ग्रुप कैप्टन शलीजा धामी की अगर हम बात करें, तो वी हैव ऑल सॉर्ट ऑफ सच एग्जांपल्स विद अस कि जिन्होंने हर फील्ड में अपने आप को प्रूव किया है। मतलब महिलाओं की मौजूदगी वो हर जगह दिख रही है, हर जगह दिख रही है, बिल्कुल। और आपने देखा कि ऑप सिंदूर में तो हमारी वो फेस थी दोनों, हमारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह एंड कर्नल कुरैशी। विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर आप लोग मतलब कुछ एकेडमी में या दोस्तों में कुछ जानकारियां हैं आपको? नहीं, शी इज वेरी सीनियर टू अस, बट मुझे उनकी मतलब मुझे उनसे मिलने का मौका मिला था, पता नहीं शायद मैम को तो याद भी होगा कि नहीं, बट वी हैड पार्टिसिपेटेड टुगेदर इन 2015 आरडी परेड। अच्छा, साथ में हमने पार्टिसिपेट किया था, मैंने, व्योमिका मैम ने, और भी बहुत सारी महिला अफसर थी हमारी उसमें। तो हम लोगों ने उसमें साथ में पार्टिसिपेट किया था। तो दैट वाज द मोमेंट, यू नो, जब इनफैक्ट जब ये ब्रीफिंग आ रही थी, तो जैसे मैंने बताया मैं भी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ एफएमएस में, तो जनरल मैनेजमेंट कोर्स कर रही हूँ। तो मैंने जैसे अब जब उस टाइम पे जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमें पता था कि आज एमईए की ब्रीफिंग होने वाली है, ठीक है। तो एवरीबडी वाज कॉन्टिन्यूसली ऑन, बीइंग फ्रॉम डिफेंस फोर्सेस, बीइंग अ वेटरन, तो आपको एक वो थी ना अंदर से कि आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या हुआ है एग्जैक्टली, तो आपको अब एक ठोस कुछ एमईए की ब्रीफिंग में पता चलेगा। तो मैं फ़ोन देख रही थी, अब हो सकता है मेरे प्रोफेसर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद में जाके मुझे इसके लिए पेनलाइज भी करें। तो मैं फ़ोन देख रही थी, तो जैसे ही मेरे को एक क्लिप दिखी उसमें कि व्हेन दे वर प्रिपेयरिंग फॉर द ब्रीफिंग एंड आई सॉ व्योमिका मैम। तो इट वाज अ मोमेंट कि जब मुझे लगा, मतलब मैं तुरंत क्लास से उठ के बाहर गई, आई वेंट एंड सैट इन द लाइब्रेरी, कि मुझे वो मोमेंट देखना था। मतलब पूरा ब्रीफिंग मुझे देखनी थी लाइव, कि क्या, आई डिडंट वांट टू मिस इट।
ऑल द मोर रीजन कि 2 महिला ऑफिसर्स उनको उस ब्रीफिंग को कवर कर रही थी, ये एक बहुत बड़ा रीजन था. तो आई वाज सो हैप्पी, इट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड फॉर ऑल द वुमेन ऑफिसर्स एंड फॉर नॉट ओनली वुमेन ऑफिसर्स और ओनली फॉर वुमेन, फॉर एंटायर नेशन. इट वाज अ प्राउड मोमेंट कि आपकी 2 महिला अफसर आपको इतने बड़े ऑपरेशन की ब्रीफिंग कर रही हैं. अच्छा शिखा जी, मेरा सवाल इसलिए भी टोन डेफ हो सकता है जेंडर को लेकर, क्योंकि हम लोगों ने फौज में पुरुषों का ही प्रेजेंस देखा है हमेशा. बिल्कुल. ठीक है, तो इसलिए भी टोन डेफ है, लेकिन चूंकि वो देखा ही हमने है तो इसलिए वो सवाल मैं पूछ रहा हूँ. फौज में मतलब आप अपने विंग की बात करें या एक जनरल पर्सपेक्टिव भी दें, ये आपका फैसला होगा, लेकिन फौज में एक फिजिकल फिटनेस को लेकर बार बार सवाल उठाए जाते हैं. स्टैंडर्ड्स क्या हैं? आपको फिजिकल एग्जाम पास करना है, एक फिजिकल ट्रेनिंग, रिगरस किस्म की फिजिकल ट्रेनिंग से गुजरनी है, और फिर पोस्टिंग्स हैं. मतलब आप आगे कमीशन हो रहे हैं, आपसे पोस्टिंग वगैरह है, और पोस्टिंग में सबका ख्वाब है कि हमको कॉम्बैट पोस्टिंग जरूर मिले. एवरीवन वांट्स कॉम्बैट पोस्टिंग, कि हमको कॉम्बैट पोस्टिंग मिले हमें, और कॉम्बैट पोस्टिंग में भी हमको फॉरवर्ड पोजीशंस पे रखा जाए, ख्वाब होता है हमेशा. इसमें महिलाओं को लेकर कितने प्रेफरेंसेस है? ट्रेनिंग, फिजिकल डिफिकल्टीज और कॉम्बैट पोस्टिंग्स वगैरह में. देखिए, पोस्टिंग्स की अगर हम बात करें तो दे आर बेसिकली जेंडर न्यूट्रल मोस्टली, अंटिल अनलेस कि कुछ स्पेसिफिक रोल्स ही हैं जिसमें अभी तक वुमेन ऑफिसर्स नहीं है. अब तो जबकि अब हम देख रहे हैं कि फाइटर एयरक्राफ्ट में पहले नहीं थी, पहले सिर्फ ट्रांसपोर्ट और आपके हेलीकॉप्टर्स में जाती थी, बट अब तो फाइटर एयरक्राफ्ट में भी महिलाएं हैं. तो अब की हम अगर बात करें तो अब ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं रहा है. हालांकि कुछ पहले, अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड्स को लेके बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स में काफ़ी लोगों को बीइंग अ वुमेन ऑफिसर आपको हर जगह हर स्टेज पे अपना 200% देना पड़ता है. कि आपको लगता है कि कोई आपको कोई एक इतनी सी उंगली ना उठा दे आपके ऊपर कि अरे ये तो कमज़ोर हैं, ये कर नहीं सकती हैं, या ये औरत है कह के ही मार कर दे. औरत है ना. जैसे आप कभी यूनिट में भी जाते हो, लाइक आई वुड टेक माई एग्जाम्पल, व्हेन आई हैड गॉन टू यूनिट, तो उस टाइम पे महिला ऑफिसर्स कम थी, बहुत कम नहीं थी. मैं 2011 में मैंने ज्वाइन किया था, तो उस टाइम इतनी कम भी नहीं थी, क्योंकि 92 से वुमेन ऑफिसर्स की भर्ती स्टार्ट हो गई थी. तो अब हम वी वर कंसिडरेबली गुड इन नंबर इफ़ वी टॉक अबाउट 2011 व्हेन आई हैड जॉइंड. तो उस टाइम पे भी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं थी. बट जब मैं यूनिट में गई, रडार पे गई अपने, आई हैव बेसिकली स्पेंड माई होल करियर ऑलमोस्ट, मतलब मेजर पार्ट ऑफ माई करियर वर्किंग इन अ फ्रेंच रडार. फ्रेंच रडार, हाउ इज इट डिफरेंट? वो हमने फ्रांस से लिया था रडार. ओके, सो यू वर्क ऑन दैट सिस्टम बेसिकली. आई वर्कड ऑन दैट सिस्टम, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ माई करियर. ठीक है. जब मैं वहाँ गई, मैं अपनी पहली यूनिट की बात करूँगी, तो मुझे मैं उस टाइम पे अकेली वुमेन ऑफिसर थी उस रडार फ्लीट में. बाकी सब मेल ऑफिसर्स थे. तो इनिशियली जब आपको ट्रेनिंग करनी होती है, आप जब जाते हो आपको सिस्टम सीखना होता है ना. तो उसमें मुझे सुबह 4 बजे जाना होता था उठ के रडार पे, कि आपको सुबह सुबह उसकी डेली इंस्पेक्शन हम बोलते हैं कि DI करनी है. सुबह 4 बजे जाना है आपको सुबह उठ के, और था भी वो दूर थोड़ा सा, जहाँ पे हमारा घर, मतलब जो हमारा रेजिडेंस था उससे थोड़ा दूर था, मेस से दूर था. किस शहर की बात है ये? शहर समवेयर इन द वेस्टर्न सेक्टर आई वुड से. ठीक है. तो मैं 4 बजे उठ के जाऊंगी सुबह, फिर मेरे साथ 2 या 3 एयरमैन होंगे मेरे, जो जवान हैं, जो मुझे सिखा रहे हैं. हालांकि वो मेरे अंडर काम कर रहे हैं, लेकिन वो मुझे सिखा रहे हैं क्योंकि मुझसे पहले से काम कर रहे हैं सिस्टम में. तो वो एक तरीके से मेरे गाइड बन रहे हैं, मुझे सारा बता रहे हैं कि क्या क्या करना है. ऑल्दो हम ट्रेनिंग लेकर आते हैं, बट देन व्हेन यू लर्न ऑन द सिस्टम इट इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. ठीक है. तो मैं वहाँ गई, तो मुझे कुछ लोगों ने शायद ऐसा देखा होगा कि अरे ये तो वुमेन ऑफिसर है, क्या कर पाएगी, है ना. तो जैसे ऊपर हमें एंटीना पे चढ़कर कुछ करना है, मतलब ग्रीजिंग करनी है फॉर एग्जांपल, या कोई आपको पैरामीटर ऊपर एंटीना पे चढ़कर चेक करना है. तो लोगों को लगता था यार ये क्या, मतलब ना थोड़ा सा कि अरे मैडम आप रहने दीजिए, मैडम है क्या जाएंगी, मैडम है क्या जाएंगी, मैडम आप रहने दीजिए. मैंने कहा नहीं ये मैडम हर जगह चढ़ जाती हैं. मैंने फिर ऊपर चढ़ा, सब कुछ चेक वेक किया उनके साथ कुछ दिन. टाइम जैसे टाइम स्पेंड होता रहा, मतलब टाइम आगे बढ़ता रहा मेरी पोस्टिंग में, तो इवन दे गॉट दैट कॉन्फिडेंस कि नहीं, शी इज़ नॉट लाइक कि हमें जिसको हम अंडर एस्टिमेट कर सकें. शी हैज़ द कैपेबिलिटी.
जब आप यूनिफॉर्म पहनते हो तो इट इज़ नॉट ओनली वो आपका जेंडर नहीं देखती जब आप यूनिफॉर्म पहनते हो, ना आपकी यूनिफॉर्म आपका जेंडर देखती है, ना आपका सिस्टम आपका जेंडर देखता है। वो कभी नहीं देखता कि आपको एक महिला अधिकारी या महिला कोई ठीक करने आ रही है, या आपके साथ जो ऑपरेट कर रहा है, कोई एक एयरक्राफ्ट अगर कोई ऑपरेट कर रहा है तो वो महिला है या एक पुरुष है, वो कभी ये नहीं देखता। आप जब यूनिफॉर्म पहनते हो आपको 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है: करेज, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। ये और जब आप ऑफिशियल आवर्स में नहीं हैं, जिस भी कमांड पे आप पोस्टेड हैं, तो वहाँ पर एक है मेस है, फिर एक है आपका क्लब है, वहाँ पर कैसा माहौल होता है? क्योंकि ऑब्वियसली अभी भी ये बात, मैं गलत नहीं हूँ इस बात में, मुझे पता है कि अगर 100 लोग होंगे उसमें, वहाँ पे तो 100 लोगों में ज़्यादा संख्या पुरुषों की होगी, महिलाओं की कमी होगी। बिल्कुल। तो वहाँ पर कैसा माहौल होता है? नहीं, अभी मैं आपको अभी जब मैं लास्ट रीसेंट पोस्टिंग से रिटायर हुई हूँ जहाँ से मैं, तो वहाँ पे तो ये उल्टा हो गया था। वहाँ इतनी महिला अधिकारी थी हमारे साथ में, तो इनफैक्ट जो मेरे साथ के जो पुरुष ऑफिसर्स थे, मेल ऑफिसर्स थे, दे यूज्ड टू फील वो एक माइनॉरिटी में वो हैं, हम नहीं। तो ऐसा नहीं है कि अभी तो थिंग्स आर चेंजिंग। अभी नॉट ओनली मेस में सिर्फ आप ही नहीं होते हो। मेस में अगर हम मेस की बात करें तो मेस में उन पुरुष अधिकारियों की फैमिलीज भी होती हैं, तो वो भी लेडीज की इफ यू से कि वो भी लेडीज होती हैं वहाँ पे। दे आर द साइलेंट फोर्सेस बिहाइंड दोज मेन वर्किंग इन द यूनिफॉर्म। ओके, आपने बताया रडार पे काम करती हैं। क्या होता है रडार में? मतलब रडार का बेसिक समझा दीजिए कि कैसे काम करता है, और हमारे पास किस किस तरह के रडार्स हैं, और हम कैसे, जिसको आई एंड द ईयर ऑफ द IF कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा समझाइए प्लीज। सी रडार, अगर हम रडार की बात करें तो रडार इज बेसिकली रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब ये काम कैसे करता है? रडार एक जैसे ग्राउंड बेस्ड रडार है आपका, वो कुछ सिग्नल भेजेगा, RF सिग्नल उसने भेजे, मतलब एनवायरनमेंट में भेजे। जैसे ही वो किसी एयरक्राफ्ट से या किसी ऑब्जेक्ट से टकराएंगे, वो वापस आएंगे, ठीक है। वापस आके वो उसी एंटीना पे गिरेंगे, एंटीना से रिसीव होंगे, फिर फर्दर उसकी आगे प्रोसेसिंग होगी थ्रू द रिसीवर। बहुत सारी प्रोसेसिंग्स होती हैं उसमें, और फिर वो प्रोसेस होके हमें एक ब्लिप दिखाई देगा हमारी स्क्रीन पर। तो इससे हमें पता चल जाता है कि कि वहाँ पे एक एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है। अब इसमें क्या होता है, आपको उसकी रेंज, किस रेंज पे है वो, किस बेयरिंग पे है, किस स्पीड से उड़ रहा है, कितनी हाइट पर है, ये सब तमाम तरह के पैरामीटर्स हमें उसमें पता चल जाते हैं। ये रडार से आपको पता चल जाता है? ये रडार से हमें पता चल जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक और तरह का, जैसे पहले जो रडार्स होते थे वो 2D रडार्स होते थे, जो वर्ल्ड वॉर 2 एरा के थे। बिल्कुल। आपने ये बिल्कुल सही बात बोली। अब लेट्स टॉक अबाउट वर्ल्ड वॉर 2 फर्स्ट। ठीक है, प्लीज। आपने ये अच्छा पॉइंट उठाया है। तो रडार्स का जो इन्वेंशन हुआ था वो कैसे हुआ था, हम ये बात करते हैं। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, ड्यूरिंग द ग्रेट बैटल ऑफ ब्रिटेन, जब जर्मनी लुफ्टवाफे वांटेड टू अटैक ब्रिटेन, दे वांटेड टू इन्वेड ब्रिटेन बेसिकली, तो ब्रिटेन ने क्या नोटिस किया उस टाइम पे कि जो रेडियो सिग्नल्स हैं वो एक एयरक्राफ्ट के प्रेजेंस में एक ब्लिप जनरेट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने पूरे कोस्टल लाइन के अलॉन्ग ब्रिटेन ने बहुत सारे टावर्स लगा दिए। उसको आई थिंक उन्होंने कुछ होम चेन का नाम दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो दे कॉल्ड इट समथिंग होम चेन और समथिंग लाइक दैट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें क्या होता था कि जैसे ही जब उन्होंने अटैक किया जर्मन एयरफोर्स ने, तो वो उनको पहले से ही वार्निंग देता था। वो मतलब अराउंड 120 किलोमीटर्स की रेंज पे वो उनको पता चल जाता था कि एयरक्राफ्ट आ गया है। तो अब इससे क्या हुआ, इससे जो ब्रिटेन एयरफोर्स थी वो हालांकि नंबर्स में कम थी, मतलब उनके पास कम एयरक्राफ्ट थे कंसिडरेबली, इफ यू कंसिडर एज कंपेयर टू जर्मन एयरफोर्स। तो उन्होंने एक तो उनका टाइम सेव किया, उनके असेट्स सेव किए, और वो बेमतलब में कि कॉम्बैट एयर पेट्रोल नहीं कर रहे थे। वो तभी स्क्रैम्बल होते थे जब उन्हें पता चल जाता था कि एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, वो तभी स्क्रैम्बल हुए, जाके उन्होंने डॉग फाइट करी, एंड देन मतलब उनको खदेड़ दिया वहाँ से, उस बैटल ग्राउंड से। तो यहाँ से बेसिकली हमारा रडार का इन्वेंशन हुआ। जो हम देखते हैं। तो उसके बाद तो फिर हमारे 2D रडार्स आए, 3D रडार्स आए। नाउ वी हैव इंडिजिनाइज्ड रडार्स आल्सो। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंदिरा सीरीज है आपका, देन राजेंद्र रडार है, आर्मी के पास स्वाति रडार है, देन रोहिणी रडार है, अश्विनी रडार है, बिल्कुल।
तो इस तरह के तमाम रडार्स हमारे पास हैं। इसी के साथ साथ एक रडार में एक सेकेंडरी रडार होता है जिसको हम बोलते हैं IFF, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड और फो। ओके। तो इसमें इससे क्या होता है, आपको इसमें ये बेसिकली पता चल जाता है कि कोई हमारा जो एयरक्राफ्ट हवा में फ्लाई कर रहा है, वेदर इट इज अ फ्रेंडली और अ थ्रेट एयरक्राफ्ट, है ना, और अ फो। तो इससे हमें ये पता चल जाता है। कैसे पता चलता है ये रडार से आपको? इसमें क्या होता है, इसमें कोड्स होते हैं बेसिकली। अब यहाँ से मैंने मान लीजिए कि मैं और आप दोस्त हैं, ठीक है, हम दोनों ने एक कोड डिसाइड कर लिया है कि आज मैं जब आऊंगी तो आपके दरवाजे पे नॉक करूंगी, तो मैं आपको बोलूंगी 1 2 3 4, तभी आप दरवाजा खोलोगे। मैंने आपको नॉक किया, आपने पूछा कोड बताओ, तो मैंने बता दिया वो कोड। तो उस कोड से आपको पता चल गया कि मैं तो आपकी दोस्त हूं, तो आप मुझे अंदर आने दोगे, है ना। अगर मुझे वो कोड ही नहीं पता है तो मैं नहीं बता पाऊंगी, एंड देन यू विल गेट टू नो। तो समथिंग सिमिलर, ये बेसिक प्रिंसिपल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। अब जैसे ऑप सिंदूर में आपके पास अपडेट्स तो आ ही रहे होंगे अपने दोस्तों यारों के हिसाब से। आपके कोई दोस्त ऑप सिंदूर में, मतलब दोस्त बैचमेट या सीनियर्स या जूनियर्स, बिल्कुल उस समय एयरबॉर्न थे? डेफिनेटली many were there, and in fact we were just keeping our fingers crossed कि सब सेफ रहें, सब सुरक्षित रहें, वो एम को बस अचीव करें। सी ड्यूरिंग जब सिंदूर हुआ हमें किसी को नहीं पता था, सिंदूर होने के बाद ही हमें पता चला। ऐसा नहीं है, इस टाइप के मिशंस जो होते हैं तो वो बहुत ही सीक्रेट होते हैं। और नाउ वी आर रिटायर्ड, तो हमें बिल्कुल जो सर्विस में होते हैं उसमें भी इट इज ऑन जस्ट नीड टू नो बेसिस इन्फॉर्मेशन पास की जाती है। जिनको जरूरी उनको बताया उन्हीं को बताया जाएगा सिर्फ, जो उस मिशन में इन्वॉल्व है। नॉट एवरीबडी इन द फोर्सेस वुड नो। सो जब बाद में, मतलब आफ्टर जो इनिशियल अटैक, उसके बाद जब हमने मिलिटेंट जो स्पॉट्स थे वो हिट कर दिए थे, टारगेट्स हिट कर दिए थे, उसके बाद के जो ऑपरेशंस चल रहे थे कि जम्मू में वो ड्रोन्स आ रहे हैं, एंड देन अवंतीपुर में चल रहा है कुछ, और काफ़ी जो एक्शन हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पे चल रहा था, तो उस टाइम पे डेफिनेटली आई हैव माई कोर्समेट्स ओवर देयर, माई सीनियर्स, माई जूनियर्स जो उस फ्रंट में हैं। तो अब आप उनको मैसेज करने का, कॉल करने का मन भी कर रहा है, बट देन आपको ये लग रहा है, आपको ये भी लग रहा है कि नहीं, मतलब इट शुड नॉट बी अ सिक्योरिटी ब्रीच, या वो किसी और मिशन में ये दे मस्ट बी बिजी, डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो आपको एक अंदर से दिल में ऐसा मतलब एक तो पूरी रात आपको नींद नहीं आई उस चक्कर में। रात को जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर का अपडेट आया, बिल्कुल, तो उसी टाइम पे आपको मैसेजेस आने शुरू हो गए थे कि अच्छा ये हो रहा है। और भी आपके सिविलियन फ्रेंड्स जो थे वो इवन दे वर आस्किंग मी कि यार क्या चल रहा है, क्या हो रहा है ये, क्योंकि वो जानते होंगे कि आप रिटायर्ड हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको ये होगा कि आपके पास, कि मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी। बिल्कुल। ओके। शिखा जी, ये बताइए कि ये जो स्टेल्थ की बात होती है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जहाज बेचने वाला, दो देश आपस में जहाज का सौदा कर रहे हैं, वो जहाज बेच देगा वो, लेकिन जहाज के साथ स्टेल्थ नहीं देगा आपको। वो ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने डेवलप कर लिया, वो अपने पास रखता है। स्टेल्थ का क्या सिद्धांत है, और रडार से बचते कैसे हैं, और फिर उनको डिटेक्शन के लिए क्या किया जाता है? सी स्टेल्थ जो है, बेसिकली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स क्या होते हैं, हम कोई भी जैसा रडार जब काम करता है तो उसको एक सर्टेन एरिया चाहिए होता है। मतलब कि ना, जैसे जो बीम जाके उस पर हिट करेगी तो कुछ एक इतना बड़ा एरिया होगा तो ही वो वापस आएगा, है ना, और अदरवाइज वो थ्रू चला जाएगा। मतलब एयरक्राफ्ट एक स्पॉट होगा जिस पे हमारी इंसिडेंट होनी चाहिए बीम, और वो वापस टकराकर उससे वापस आए, तो रजिस्टर होगा हमारे सिस्टम में। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको कि हम रडार क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो अगर उस एयरक्राफ्ट का उतना रडार क्रॉस सेक्शन ही नहीं है तो हम उसको नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे अपने रडार पर। जैसे मान लीजिए आप ये जो आजकल आपके ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स को डिटेक्ट करना क्यों मुश्किल है? क्योंकि उनका छोटे होते हैं, तो वो उनको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि अब उसके लिए भी रडार्स हैं, डिफरेंट टाइप के रडार्स हैं उसके लिए भी। तो जो ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की बात करें अगर हम, तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में क्या होता है, उनको जो इस एंगल्स में बनाया जाता है, जो उसका फ्यूजलाज होता है, बेसिकली एयरक्राफ्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, उसको ऐसे बनाया जाता है कि छोटे छोटे एंगल्स दे देंगे। जैसे आपने कहीं किसी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को देखा होगा तो उसमें से एंगुलर वो स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। तो कहीं पे भी ना कहीं पे जैसे भी वो बीम बाउंस होने की जगह नहीं होती है। बीम बाउंस तो हो जाती है, बट वो किसी दूसरी रिफ्लेक्ट हो जाती है वो। ओके। तो वो वापस किसी और डायरेक्शन में चली जाती है, रादर देन वो रडार के वापस जाने के वो किसी और डायरेक्शन में चली जाती है। ओके। और या फिर इसमें तमाम तरह के कुछ पेंट्स होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ पेंट्स होते हैं जो हम उस सरफेस पे लगाते हैं, जिससे कि वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको वापस नहीं भेजते हैं। और ये जो एनर्जी को सिनेमा ने एक जो तस्वीर पेश की है लोगों के सामने, एकदम घाटी के बीच में घुसा के उड़ाओ तो रडार पकड़ नहीं पाएगा, एकदम लो, आपकी हाइट जो है वो बहुत कम रहे,
3000 फीट के आसपास आप उड़ाओ, उससे नीचे जाओगे तो दिक्कत, उसके ऊपर आओगे तो आपको रडार पकड़ लेगा। कितनी सच्चाई है सब में? सच्चाई इनमें डेफिनेटली पुराने जो रडार्स की अगर हम बात करें तो पुराने रडार्स में ये फैसिलिटीज़ थोड़ी मतलब कम थी, क्योंकि क्या होता है कि ग्राउंड पे तमाम और चीज़ें भी हैं आपके पास। अब आप पहाड़ों में उड़ रहे हो तो पहाड़ों के पीछे तो आपका ऐसे भी आपका पिकअप नहीं आएगा कहेंगे तो, अगर क्योंकि पहाड़ों पे वो ऑलरेडी हमें इतना बड़ा क्लटर आ रहा है कि पहाड़ है हमारे पास, तो हमें वो परमानेंट इको उससे आ रही है। एक रडार मतलब अगर बीम उससे टकराती है पहाड़ से तो उससे वापस आ रही है, तो एक परमानेंट इको है। तो वहां पे उस एरिया में अगर हम स्क्रीन पे देखेंगे तो ऑलरेडी बहुत सारा क्लटर होगा। तो इसलिए वो कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर हाइट पे हम उन सिग्नल्स को उनको मतलब स्टॉप कर देते हैं बेसिकली, कि ताकि वो हमारे पास ना आए। तो आप अगर उस हाइट पे उड़ोगे तो ऑलरेडी आपका मतलब वहां पे रडार का कवरेज नहीं होगा, तो इसलिए ये कहा जाता है। बट अब के मतलब मॉडर्न वॉरफेयर में इसका इतना ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है विद अवैक्स बीइंग देयर, तो वो अवैक्स वो कवर कर लेते हैं। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था। ये जो अवैक्स है बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है भाई, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, अवैक्स। मैं लेमैन लैंग्वेज में बता दूं, फिर आप उसको समझा दीजिएगा। अवैक्स ऐसा सिस्टम है कि एक जहाज है साहब, हवा में है, और उस एयरबॉर्न जहाज से ही सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा है। रडार, मॉनिटरिंग और रियल टाइम वॉर जोन डेटा, जिसको कहा जाता है फॉग ऑफ वॉर जोन से डेब्री और जो क्लटर है उसको कम कर देता है और ज़्यादा साफ तस्वीर पेश करता है हमारी ग्राउंड फोर्सेस के लिए, ताकि एक अच्छा एक्शन लिया जा सके। मैम, अवैक्स क्या है, बताइए थोड़ा इस बारे में। अब आप बताइए। आपने बिल्कुल सही बताया, जो बताया बिल्कुल। अवैक्स इज एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। तो ये आपने देखा होगा, इट इज बेसिकली अ मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट जिसके ऊपर एक रडार रोटोडोम लगा होता है, बड़ा गोल सा लगा होता है ऊपर, इडली जैसा एक स्ट्रक्चर ऊपर लगा होता है ना। तो वो स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज कॉल्ड अ रोटोडोम। तो वो बेसिकली आपका एक रडार की तरह काम करता है। अंदर कितने लोग होते हैं उसमें? अंदर कितने लोग होते हैं वो थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स होंगी, तो उसमें अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। मोटा मोटी जो भी डिवाइसेस हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए उसके स्पेशलिस्ट वहाँ पे मौजूद होते हैं, कि कोई आपका एलेंट स्पेशलिस्ट होगा, कोई सिगेंट स्पेशलिस्ट होगा। तो अवैक्स ने क्या गेम कैसे चेंज किया है वॉरफेयर में, बताइए। अवैक्स ने डेफिनेटली गेम चेंज ऐसे किया है कि जहाँ पे अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि रडार कवरेज नहीं होता है, अगर हम पहाड़ों के आसपास फ्लाई कर रहे हैं जहाँ हमारे नॉर्मल रडार्स का कवरेज नहीं होता है, तो वहाँ पे ये एक ऊपर से देख रहा है, इसके पास कोई दिस इज गिविंग अस 360 डिग्री कवरेज। तो वहाँ से ये ऊपर बैठ के वो पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर सकता है। आपके जो एयरक्राफ्ट्स, एनिमी एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं उनको देख सकता है, वो किस फॉर्मेशन में आ रहे हैं, क्या स्पीड से आ रहे हैं, कौन से एयरक्राफ्ट हैं। देन ये हमारा जो ऑलरेडी एयरबॉर्न एयरक्राफ्ट हैं उनको गाइड कर सकता है कि कौन अब किस मिशन में आगे जाएगा, और जो हमारी कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग ऑलरेडी चल रही होती है तो उनको गाइड कर सकता है रियल टाइम डेटा लिंक के थ्रू। सो इस तरीके से ये जो कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग होती है आपकी, वो क्या उसका उसका रूट कैसे डिसाइड होता है, क्या होता है उसका तरीका, थोड़ा बताइए इस बारे में। सी कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग इज बेसिकली जब आपको लगता है कि आपका एडवर्सरी से कुछ मतलब आपको पता है कि कुछ ना कुछ पंगा हो गया है या होने वाला है, आपको एक थ्रेट है, तो हम उस थ्रेट एरिया में जहाँ पे हमें लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट जोन जो है, वहाँ पे हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट्स, वो कॉम्बैट पेट्रोल करते हैं बेसिकली। मतलब जैसे आप कहें एक आम भाषा में कि बाहर आपने किसी गार्ड को लगा दिया देखने के लिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना, तो वो आसमान से वो इस तरह से हवा में एक कॉम्बैट एयर पेट्रोल करते हैं कि अगर कोई एयरक्राफ्ट उनका आएगा तो वो वहीं से उसको टेक ऑन कर लेंगे, और अदरवाइज हमारा जो स्क्रैम्बल यूनिट होती हैं उनको, जो हमारे ORP पे होते हैं एयरक्राफ्ट्स, वो एंगेजमेंट टाइम को घटाने के लिए लगातार वो पेट्रोलिंग की जा रही है। बिल्कुल। और ये जो अभी हम लोग सुनते हैं कि एयर वॉरफेयर में भी अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की एंट्री हो चुकी है, ग्राउंड पे तो होता ही था, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शुरू हो चुका है। इसमें अवैक्स का और रडार्स का क्या रोल होता है? बिल्कुल, अवैक्स अब हम हर जगह अब वो वाला वॉरफेयर नहीं रहा कि मतलब कि तूने मुझे चाटा मारा तो मैं तुझे चाटा ही मारूंगा, सॉफ्ट स्किल्स वाली बात आ गई है अब यहाँ पे, तो ये सॉफ्ट स्किल्स में आता है। तो अब मान लीजिए किसी ने मुझे कुछ कहा और मैं उसे अपने शब्दों से मार गिराऊं बिना कुछ फिजिकल एक्शन लिए,
तो ये उस तरह का वॉरफेयर है। तो रडार्स में भी जैसे अगर आपका क्या होता है कि एनिमी रडार्स आपके ब्लॉक कर देते हैं, जैम कर देते हैं, अच्छा, स्पूरियस सिग्नल्स भेज के। कैसे करते हैं वो उनके पास कुछ ट्रांसमिटर्स होते हैं जिससे कि उनको, अगर उनको आपकी एकदम एग्जैक्ट स्पॉट फ्रीक्वेंसी पता चल गई है आपके रडार की, आप ही नहीं काम कर रहे हो ना, वो भी काम कर रहे हैं उधर से, है ना, वो भी आपका कंटिन्यूअस, उनके भी ऑपरेशंस हैं, उनकी भी ISR मिशंस उड़ रहे हैं जो तमाम तरह की आपकी जानकारियां ले जा रहे हैं, एलिंट है, सिगेंट चल रहा है उनका। तो अगर उनको आपके रडार की स्पॉट फ्रीक्वेंसी पता चल गई या बेसिकली बैंड भी पता चल गया, तो उस बैंड में अगर वो, जिस बैंड पे आपका रडार काम कर रहा है, मतलब हालांकि बैंड में जैम करना थोड़ा मुश्किल होता है कि इतना बड़ा आप एयरक्राफ्ट से आप इतना बड़ा एक ट्रांसपॉन्डर नहीं लेके जा सकते हो क्योंकि साइज का वो पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है कि वो आपको एक आपके उस बैंड में या उस स्पॉट फ्रीक्वेंसी पे आपके एक सिग्नल्स भेज रहे हैं, जिससे क्या होता है आपका स्कोप पूरा क्लटर हो जाता है, तो आप एक्चुअल एयरक्राफ्ट को देख नहीं पाते हो कि उसकी पोजीशन क्या है। मतलब पूरा वो सिस्टम को कंफ्यूज कर देता है, बिल्कुल। ओके। अब इससे अब एयरक्राफ्ट के पास रडार को कंफ्यूज करने के भी सिस्टम्स होते हैं, जैसे शैफ्ट्स हो गए, फ्लेयर्स हो गए। वो भी अगर उसने शैफ्ट्स डिप्लॉय कर दिए तो शैफ्ट्स क्या होते हैं? शैफ्ट्स बेसिकली आपके एल्यूमिनियम फॉइल के टुकड़े टाइप से होते हैं। Okay. तो वो अगर उसने वो कर दिए तो वो जैसे हवा में जाएंगे तो वो एक अपना एक रिफ्लेक्टिव सरफेस जनरेट कर देते हैं, तो जिससे जब वो रडार से सिग्नल आएगा तो वो वापस जाएगा उसके पास, तो रडार को लगेगा कि यहाँ पे कुछ है एयरक्राफ्ट, बट वो ऑलरेडी वो शैफ्ट डिप्लॉय करके वो आगे कहीं और किसी पोजीशन में तब तक चला गया होगा, उसको वो टाइम में एडवांटेज मिल जाता है। ओके। और क्या हम लोग भी करते हैं ऐसा? हम भी करते हैं कि एनिमी के रडार को कंफ्यूज करना? बिल्कुल, डेफिनेटली, इट इज बोथ वेज। हम भी करते हैं, वो भी करते हैं, दोनों तरफ से होती हैं ये सब, इस तरह की जो कार्रवाइयां होती हैं। अभी हमारे पास जो सबसे जो कहा जा रहा है, आई डोंट नो रियलिटी आप बताइएगा, जो सबसे जो माहिर एवैक सिस्टम है जो हमारे पास है वो इजराइल ओरिजिन का जो फाल्कन एवैक है वो है। क्या उसके अलावा भी हमारे पास जो एवैक की फ्लीट है? हमारे पास अब अपना खुद का AEWNC है जो एम्ब्रेयर एयरक्राफ्ट पे है, खुद इंडिजिनस है, जो ये DRDO ने बनाया था। हाँ। इसके अलावा बात करते हैं एयरफोर्स के स्क्वाड्रन फ्लीट पे। हम साफ शब्दों में कहें तो किस किस तरह के जहाज हैं हमारे पास? मतलब फाइटर जेट्स हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं हमारे पास, मिशन एयरक्राफ्ट्स हैं, स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं, और जो फ्यूचर इंडक्शंस होने हैं, तेजस वगैरह जो बातचीत बार बार हो रही है। हमारी फ्लीट के बारे में थोड़ा बताइए, क्या है हमारे पास? हमारे पास जैसा आपने बोला, हमारे पास एक मिक्स्ड फ्लीट है ऑफ आपके फाइटर एयरक्राफ्ट, देन ट्रांसपोर्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, आपके स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट्स हैं, देन आप UAVs हैं। तो ये इस तरह की फ्लीट है हमारे पास। अब इनका डिप्लॉयमेंट कैसे होता है वो बेसिकली एक मिशन ओरिएंटेड एक चीज़ है, मतलब जैसे कि आपका मिशन क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कब कौन सा जहाज़ कहाँ किस रोल में इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि जहाँ पे हमको हमें ये फिक्स है कि यार यहाँ पे मिराज तो मान लीजिए काफ़ी पुराना एयरक्राफ्ट है हमारे लिए, यहाँ पे मिराज नहीं काम करेगा, यहाँ पे रफ़ाइल काम करेगा, या यहाँ पे हम तेजस लगाएंगे, रफ़ाइल नहीं लगाएंगे, ये पैरामीटर्स कैसे चुनते हैं हम? ये अगर इसकी बात करें हम, तो ये पैरामीटर्स जैसे अगर आपको मान लीजिए कहीं डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक करनी है, अच्छा, तो उस केसेस में हम अपने रफ़ाइल लगाएंगे या मिराज 2000 लगाएंगे, इस तरह के एयरक्राफ्ट हमारे उसमें काम आएंगे। अगर आपको मान लीजिए कोई AD मिशन है, एयर डिफेंस मिशन है, जिसमें कि आपको एयर ऑफेंसिव या एयर डिफेंस करना है, तो उसमें Su-30s आपके बेस्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, बिकॉज ट्विन इंजन है, हाई पेलोड कैपेसिटी है, तो वो है। बाकी आपके जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं वो आप एयर मेंटेनेंस करना है, उन सब चीज़ों में काम आते हैं। एयर मेंटेनेंस करना है, ट्रूप्स को ट्रांसफ़र करना है। अगर इंटर वैली ट्रूप ट्रांसफ़र की बात करें तो हेलीकॉप्टर्स काम आते हैं, Mi-17 फ्लीट है हमारे पास। और बाकी एयर मेंटेनेंस जो हमारा एक रेगुलर ऑपरेशन है ही, तो वो उसमें ये दोनों ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल होते हैं। एयरफोर्स के अधिकारियों के लिए उनका सबसे मनपसंद एयरक्राफ्ट कौन सा है? मतलब आपके ऑब्वियसली आपके बारे में बीच में बातचीत होती होगी, है, यू कांट डिनाई दिस। नहीं, सी आप बोलोगे मेरा एयरक्राफ्ट तो मेरा फेवरेट होगा, जो भी मैं, अगर मेरा सिस्टम है वो मेरा फेवरेट होगा। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एयरक्राफ्ट की बात नहीं करूंगी, मैं तो बोलूंगी मेरा रडार फेवरेट है, ठीक है ना, जो सिस्टम ऑपरेट कर रहा है वो उसका फेवरेट है। अग्री। लेकिन मैं एक पर्सपेक्टिव के रूप में बोल रहा,
आप भाई आप तो सी बहुत टाइम तक अगर देखा जाए तो Su-30 यूज्ड टू बी द हार्ट थ्रोब ऑफ आम जनता एज वेल एज फौजीज, आई बिलीव। अच्छा, उनको सबको Su-30 पे आते Su-30 सबको ऐसा लगता है ना, Su-30 अब हर जगह आप देखते हो कि Su-30 नाम काफी सुनाई देता है ना। मिराज हालांकि इतना पोटेंट एयरक्राफ्ट है एंड लगभग 40 साल पुराना एयरक्राफ्ट है, कितने दिनों से हमारे फ्लीट में है, बट समहाउ सबके मुंह पे जो नाम आता है वो Su-30 आता है। अब तो अब के जमाने में शायद अब लोग बोलेंगे तो रफाल बोलेंगे, अगर हम बीइंग इंडियंस हम बात करें तो शायद तेजस की बात हो जाए या हेलीकॉप्टर्स में प्रचंड की बात हो जाए। हेलीकॉप्टर क्या मतलब, मैं ये अगला जो सवाल है, हो सकता है सरप्राइज एलिमेंट भी हो इसमें आपके लिए, लेकिन ये अभी क्लिक कर गया मुझे, तेजस की बात हो रही थी और बार बार आईएएफ चीफ का बयान याद आ रहा है। उन्होंने कई मौकों पे कहा है कि वी आर फाइटिंग विद द डिलीवरी, और उन्होंने कई बार तो कुछ नेशंस का नाम भी लिया यहाँ कि 5th जेन एयरक्राफ्ट वहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं और हम 4.5 पे भी अच्छा बहुत मुश्किल से पहुँच पा रहे हैं। क्या फ्लीट की कमी महसूस होती है आपको? हमारा स्क्वाड्रन मजबूत नहीं है अभी जितना होना चाहिए अभी के हिसाब से? जी, अगर ऐसे हम देखेंगे तो डेफिनेटली जब चीफ ने ये बात बोली है तो इट हैज सम मैटर इन इट। कुछ तो बात होगी जो उन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, नेशनल प्लेटफॉर्म पे, और एक बार नहीं बोली है। आपको याद होगा एरो इंडिया के टाइम पे भी उन्होंने एचएएल के चीफ को डायरेक्टली बोला था कि हाँ जी, ये डिलीवरीज एयरक्राफ्ट में बैठे हुए बोला था। तो डेफिनेटली ये चीज़ तो है और हम थोड़ा सा पीछे हैं। आप अगर पाकिस्तान से भी अपना वो करें तो उनके पास हर टाइम पे वो हमारे से, मतलब अगर आप F-16s की बात करें और वो बाकी भी जो एयरक्राफ्ट, तमाम एयरक्राफ्ट वो चाइना से लेता रहता है, कुछ चाइनीज़ माल आ जाता है उसमें उसके पास कभी कभार, वो भी एक बात है। बट जब वो हमेशा से थोड़ी सी सुपीरियर एज पे रहते हैं, बट हम अगर अपना वो करें तो हमारे पास इट इज़ मैन बिहाइंड द मशीन विच मैटर्स। तो हमारी जो ट्रेनिंग है, हमारे पायलट्स की जो ट्रेनिंग है, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एयरफोर्स पायलट्स। नहीं, ऑब्वियसली आई एम नॉट डाउटिंग अबाउट दैट, लेकिन यहाँ पर हम एक रियल टाइम मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं, अपने सिस्टम को सुधारने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल कि यार जहाज है ही नहीं तो हम उड़ाना सीख के क्या करेंगे? मतलब ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन बाद उसको सीजफायर हो गया वहाँ पे, और मैं वहाँ पे था उस समय, ऑप सिंदूर के समय, पुंछ राजौरी जो अलग इलाकों में था। अच्छी बात है, लेकिन वो लंबा खिंचता तो वी वुड हैव नीडेड दोज फ्लीट्स। बिल्कुल नहीं, लंबा खींचने की बात नहीं है। अगर हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास वो फ्लीट्स होती तो हमारे पास और एक एज होती अपने एडवर्सरी के ऊपर। तो डेफिनेटली वी रिक्वायर डिफरेंट ऑल दीज मॉडर्न 5th जेन एयरक्राफ्ट, जैसे अब अमका की भी बात हो रही है। अमका भी मतलब अभी उसका शायद प्रोडक्शन जोरों से चल रहा है, मोस्ट लाइकली वो 26 तक आ भी जाएगा, जो एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट्स। ऑप सिंदूर पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी, मतलब कई बार में बात हो ही चुकी है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं इंटरव्यू कर रहा था फॉर्मर जनरल एनसी विज का, लास्ट वीक आई गेस, एंड ऑल्सो राजपाल पुनिया साहब का, ऑपरेशन कुकरी फेम। सो आई वाज इंटरव्यूइंग देम बोथ, सो आई गॉट टू नो अबाउट कि जब ब्रीफिंग्स होती हैं तो ये पूछा जाता है कि आपको रेडी होने के लिए कितना समय चाहिए। सो मतलब ऑब्वियसली आर्मी टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम बिकॉज दे हैव टू मूव बाय द ग्राउंड। ऑब्वियसली जवानों को एयरलिफ्ट किया जाएगा, लेकिन आरटी मूवमेंट तो आपकी ग्राउंड से ही होनी है, उसको नहीं उठा के रखा जा सकता हर जगह। एयरफोर्स ने सबसे कम समय दिखाया, लेकिन ऑप सिंदूर जैसी सिचुएशन जो है, जो 15 दिनों तक सिमर करती है, 22 अप्रैल से लेके 6 मई की रात तक सिमर करती है, उसकी रेडीनेस के लिए मोस्टली कितना टाइम चाहिए होता है एयरफोर्स को? स्क्रैम्बलिंग यूनिट्स या क्विक रिस्पॉन्स टीम्स, सब कुछ को सही खांचे में बिठा के रखने के लिए कि यार ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे, फ्रॉम इक्विपमेंट्स टू मैन पावर टू प्लानिंग टू एवरीथिंग, मॉनिटरिंग एंड एवरीथिंग, कितना समय लगता है ऐसे ऑपरेशन में? समय की अगर हम बात करें तो समय में क्या होता है कि आपका इट डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन एंटायरली, कि आपको कब वो ऑपरेशन कैरी आउट करना है। एट टाइम्स आपका क्या होता है कि आपके पास उतना समय नहीं है। अभी तो जैसे ये हमारा एक रिटालिएटरी ऑपरेशन था आफ्टर द पहलगाम अटैक, तो उसमें हमने अपना कुछ समय लिया, कुछ प्लानिंग्स हुई कि कैसे क्या मिशन उड़े जाएंगे और किस तरीके से पहले स्ट्रेटेजिक टारगेट्स इनके द्वारा निकाले गए कि भाई ये टारगेट्स हैं, ये हाँ हमें बॉम्बिंग करनी है, यहाँ हमें मिसाइल्स भेजनी है। तो ऐसे टाइम के लिए कुछ
ऐसा स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि एक अगर कोई हमें एक इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो कि क्या सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है, कि हु इज आवर एडवर्सरी फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके पास क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, वो उसके पास क्या जहाज हैं, क्या उसका एडी एयर डिफेंस है, क्या उसके पास और तमाम तरह के उसकी ग्राउंड फोर्सेस कितनी कैपेबल हैं, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस टाइप के मिशंस प्लान होते हैं। उस समय जिस समय इस तरह के मिशंस प्लान हो रहे होंगे, तो मेरा सवाल इस तरह से मैं इस तरह पूछना चाहूँगा फिर से कि जो अधिकारी हैं, आप जैसे अधिकारी उस समय मौके पे मौजूद होंगे, आप रडार पे बैठी हैं, ठीक है, कोई बंदा एयरक्राफ्ट में है, तो क्या उस समय क्या होगा कि does he or she has to go to again 1 or 2 quick session of the simulation training or 1 or quick 2 sorties just to like rough up things? एब्सोल्युटली, ये क्या इस प्रोसेस के बारे में पूछ रहा बिल्कुल हूं। बिल्कुल। जब जैसे इस टाइप के मिशंस होते हैं तो उसमें हमने टारगेट डिसाइड कर लिया। अब ऐसा नहीं है कि कोई पायलट डायरेक्टली जाता है और टारगेट हिट करके के चला मतलब, है, है ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हमें पहले सिमुलेशन फ्लाइंग होती है उसमें, देन आपके प्रैक्टिस मिशंस भी होते हैं कि आपको प्रैक्टिस टारगेट दिए जाते हैं कि ये प्रैक्टिस टारगेट है सपोज, तो आपको उस पर बॉम्बिंग करनी है, उस पर मिसाइल्स आपकी जाएंगी, सो दैट आपके पास एक यू आर वेल प्रिपेयर्ड टू हिट द टारगेट करेक्टली एंड प्रिसाइजली। सो ऐसे डायरेक्टली कोई वॉर में या किसी इस टाइप के सिचुएशन, इस टाइप के ऑपरेशंस में नहीं चला जाता है। डेफिनेटली तैयारियां होती हैं, सबसे पहले इंट आती है आपके पास, वेरियस जानकारी आ गई कि भाई ये टारगेट्स हैं, ये टारगेट्स हैं हमारे, ये स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं, ये हमें इनको डिस्ट्रॉय करना है। फिर एक अभी जैसे ये ऑपरेशन सिंदूर की के लिए हमने देखा कि इट वाज अ वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड मिशन बिटवीन द इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। तो इसमें कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। अभी हम थिएटर कमांड की बात करते हैं, तो थिएटर कमांड में हम आ गए हैं, तो अब हमारा सब तीनों को तालमेल बिठाकर काम करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमने इस मिशन में देखा भी। हमारे टारगेट्स भी अचीव हुए एंड विदाउट एनी कैजुअलिटीज़, तो वी वर गुड दैट वेज। यानी मुद्दा वही है कि आपको एक टारगेट आ गया, आपके पास लिस्ट आ गई, देन यू आर प्रिपेयरिंग द सॉर्टिंग द टीम्स की हु विल कैरी आउट द अटैक और हु विल बी फर्स्ट रिस्पॉन्स टीम अमंग द all the fleet we have. And it is not only when you have to carry out the mission, it is a general practice for a soldier. आप पीस टाइम में क्या कर रहे हो? आप वॉर की तो तैयारी कर रहे हो। आप पीस टाइम में भी जब हैं हम, तो हम वेरियस एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जो मल्टी नेशनल एक्सरसाइजेस होती हैं हमारी, लेटेस्ट ऑफ देम बीइंग तरंग शक्ति हमारी हुई थी, तो उसमें हम इसी टाइप की चीज़ें करते हैं। यही वॉर गेम्स होते हैं जो हम करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इस सिनेरियो में क्या करना है। अच्छा, वॉर गेम्स में ये सब होते हैं? ये सब होता है, बिल्कुल बिल्कुल, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। बताइए थोड़ा डिटेल में। डिटेल में, ओके। तो जैसे 2 टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक ब्लू फोर्स होती है, एक रेड फोर्स होती है। तो आप अगर आप इंटरनल भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें तो एक टीम जो होगी वो एक्ट करेगी जैसे कि वो पाकिस्तान है या वो कोई और हमारा अदर एडवर्सरी ऑन द अदर साइड है, नॉन फ्रेंडली कंट्री की तरफ जो भी है, तो वो उसकी तरह एक्ट करेगी। और अपना जो दूसरी टीम है वो बचाव के लिए हमें एक्ट करेगी, है ना। तो उसी हिसाब से मिशन प्लान होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें नॉट ओनली पायलट्स, एवरीबडी राइट फ्रॉम द जूनियर मोस्ट पर्सन हु इज वर्किंग ऑन द एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट प्रिपेयर कर रहा है, द मैन बिहाइंड द मशीन, जो एक्चुअल पावर है जो उसके प्रिपेयर करने के लिए, जो बॉम्ब लगाता है मशीन एयरक्राफ्ट में, या आपके रडार में जो आपका एक टेक्नीशियन काम कर रहा है, हर किसी के लिए प्रैक्टिस वो होती है, एक्सरसाइजेस, मतलब हर किसी का पार्टिसिपेशन होता है इसमें। देन वो फाइटर कंट्रोलर जो है वो अपने ऑप्स रूम में बैठकर कैसे कंट्रोलिंग करेगा, क्या मिशन होगा, हर मिशन की तैयारी, उसकी ब्रीफिंग्स, देन फाइनल जब हम मिशन वो कैरी आउट कर रहे हैं, देन उससे फिर फर्दर वी ड्रॉ लेसन्स कि हमारी यहाँ पे गलती हुई, कि क्या गलतियाँ थी, उससे हम फिर अपनी SOPs बदलते हैं कि अगर हमने यहाँ पे ये गलती करी तो अगर हम वैसा करते तो शायद हम यहाँ पे मतलब ठीक से अपना टारगेट अचीव कर पाते। तो और इस तरह की काफ़ी चीज़ें इन एक्सरसाइजेज में होती हैं। अब ये बताइए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि सॉरी मैं लिंक भूल गया, आपने बताया कि हम ट्रेनिंग एक्सरसाइज करते हैं। मेरा सवाल ये था कि कितनी ज़रूरी है इस तरह की ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज? क्या मतलब ये हमारी रेडीनेस को बढ़ावा देती हैं, या कई बार ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अवॉइड भी कर सकते हैं? नहीं, सी देखिए, ये सिर्फ हमारी रेडीनेस और ट्रेनिंग को ही नहीं बढ़ावा देती हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि ये आपका एक वर्ल्ड लेवल पे एक सिग्नल भी भेज रहे हैं कि देखिए हम इन फ्रेंडली कंट्रीज़ के, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। उनके साथ हम उनके जो टैक्टिक्स हैं वो सीखते हैं
कि वो किस तरह से, अगर वो इस ऑपरेशन में इस सिचुएशन में होते तो वो किस तरह से एक्ट करते। तो हम उनके टैक्टिक्स भी सीख रहे हैं। हम एक वर्ल्ड लेवल पे एक पॉलिटिकल सिग्नलिंग भी कर रहे हैं कि हम ये कंट्रीज़ के साथ हमारा अच्छा रिलेशन है और हम वी आर कैरिंग आउट मिलिट्री फ्रेंडली एक्सरसाइजेज विद देम। तो ये सिर्फ इट इज़ नॉट ओनली फॉर योर प्रैक्टिस, इट इज़ मतलब देयर आर मेनी रीजंस फॉर बिहाइंड दोज एक्सरसाइजेज। अच्छा, आपने सीखने की बात की तो मैं आपके कोर्स के दौरान की क्लासरूम की बातचीत करूँगा। क्या क्या जब आप पास आउट के पहले क्लासरूम में क्या देखना पड़ता है? आपने बहुत ही अच्छी मतलब मेरी बिल्कुल, मैं आपने जैसे क्लासरूम और वो कोर्स के दौरान की बात करी तो मेरे माइंड में पूरी वो पिक्चर आ गई कि एयरफोर्स एकेडमी, देयर आफ्टर मेरा जो जहाँ मैं जिस इंस्टीट्यूशन में बाद में गई, तो वो सारा मेरे माइंड में वो पिक्चर्स क्लियर हो गई। तो अगर हम एयरफोर्स एकेडमी की बात करें तो जैसे जब आप जाते हो, मैं अपनी बात करूँगी, जब मैं फर्स्ट टाइम गई तो मैंने शायद कुछ 2 दिन बाद ज्वाइन किया था बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़। तो मेडिकल लेट क्लियर हुआ मेरा, तो उसके बाद 2 दिन बाद मैंने बाकियों से, जैसे 2 तारीख को कोर्स शुरू हो रहा था तो मैंने 4 या 5 तारीख को ज्वाइन किया ऐसा। तो मैंने देखा जब मैं एकेडमी में गई तो वहाँ सब के रूम्स के बाहर बैल्कनीज थी छोटी छोटी, उसमें सबके वाइट कलर के कपड़े सूखे हुए थे। तो मुझे अंदर से एक थ्रिल आई कि वाओ यार, मतलब इतना अच्छा लग रहा है, कैसे वाइट कपड़े पहनेंगे, है ना, यू नो ऑल वाइट्स यू आर वेयरिंग ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एंड यू हैव टू डू योर ओन वर्क, आपको सारा काम अपने आप करना है। मतलब ये सब पता था थोड़ा बहुत कि प्रेस करना पड़ेगा, कपड़ा अपना धोना भी खुद है और सब कुछ, सारे काम खुद से करने हैं। तो एक एक सेल्फ डिपेंडेंट होने की और एकदम एक इंडिपेंडेंट होने की एक फीलिंग आपको आती है। तो फिर जब मैंने ज्वाइन किया तो थोड़ी देर बाद पता चला कि ठीक है वो सब ठीक है, अभी असली काम अब शुरू होने वाला है। अच्छा। तो जब शाम को हम लोग सब एक राउंडल के अराउंड खड़े मतलब गैदर होते थे फॉर काउंट अप बेसिकली कि सब हैं कि नहीं, वो नाइट मस्टर उस चीज़ को बोलते थे हम लोग। तो वहाँ पे फिर जो हमारे उस टाइम के एकेडमी कैडेट कैप्टन और बाकी जो पोर्टफोलियो होल्डर्स होते थे वो लोग आए, तो उन्होंने बातें करना स्टार्ट करा। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बातें कुछ और चीज़ों में बदलती गई। वो फिजिकल एक्टिविटी शुरू हो गई कि आपको अब पुशअप्स करने हैं और सिटअप्स करने हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले दिन से ही। तो आप आप उस मोड में आ जाते हो। तो मेरे साथ मेरी एक शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो वो आई मुझे बताने के लिए कि सुन यहाँ पे जो अभी होगा, सिंस वो मुझसे 2 दिन पहले थी, 2 दिन वेटरन हो गई थी वो मुझसे, है ना। तो वो मुझे बताने आती है कि अभी यहाँ पे जो होगा उससे कुछ डरना वरना नहीं है, सब चिल है, सब अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा होगा, यू नो। आप फिर उस ट्रेनिंग के ग्रिप में धीरे धीरे आप उस रूटीन में आ जाते हो कि आपको ना ऑटोमेटिकली आपका हाथ पैर वैसे ही चलने लग जाता है कि आपका माइंड वैसे ही, आप बिना अलार्म के भी उठ जाते हो सुबह 4 बजे और आप 4:30 बजे उठ के पीटी में पहुंच जाते हो। सुबह सुबह आप पीटी करके आते हो तो आपको 10 मिनट मिलते हैं आपके ब्रेकफास्ट करने के लिए, 10 मिनट में भी कभी कभी 5 ही मिनट मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो आप फटाफट भागते हो, फिर उसके बाद आपको क्लासेस जाना है, क्लासेस में भी आपको जाना है तो आपको वहाँ पे नई नई साइकिल्स इश्यू होती हैं। तो जब मुझे इसका भी एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग किस्सा मुझे याद आ रहा है। तो जब वहाँ मैं गई साइकिल लेने के लिए, देन आपके एक मतलब जहाँ पे साइकिल्स वाला डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट था, तो मैं वहाँ गई, मैंने उनसे साइकिल मांगी। तो उन्होंने मुझे जब साइकिल दी तो बहुत छोटी साइकिल दी। मैंने कहा नहीं ये बहुत छोटी साइकिल है, आई एम वेरी टॉल, तो मेरे को बड़ी साइकिल दो, मेरे पैर इसमें बहुत नीचे आएंगे। तो उसने कहा मैडम ले जाओ, यही साइकिल चलानी तो है नहीं। तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया उस बात पे। तो जब उसने बोला कि नहीं, मैंने कहा आप मुझे बड़ी साइकिल ही दो, तो मैंने बड़ी साइकिल ले ली। फिर तो अगले दिन से पता चला कि वो साइकिल तो चलानी ही नहीं थी, वो तो आपको उठा के लेके जानी थी। Okay, you got the bigger one. And I got the bigger one. अच्छा। So I said ये तो ट्रिक हो गई मेरे साथ। Then I went back again and I said कि भाई वापस कर दो, मुझे वो छोटी साइकिल ही ठीक थी। तो किया उसने? All those नहीं वो तो मतलब मजाक की बात। Okay। मतलब but then I was thinking कि शायद मैं इसके पास वापस चली जाऊं और वापस वो एक छोटी साइकिल ही ले आऊं कि नहीं मैं छोटी साइकिल में बहुत खुश हूँ। Okay। सो इस तरह की काफ़ी सारे यू हैव वेरी गुड मेमोरीज ऑफ योर एकेडमी डेज। आप एक कॉमराडरी अलॉन्ग विद योर कोर्समेट्स, आप एक वो डेवलप करते हो, यू नो। जब आपको एक छोटी छोटी चीज़ें, जब आपका कैंप होता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, आपको एक कैंप कराया जाता है बेसिकली 1 हफ्ते के आसपास। उसमें आपके नाइट रूट मार्चेस होते हैं, डे रूट मार्चेस होते हैं अलॉन्ग विद योर स्क्वाड्रन। तो आप एक अलग टाइप का एक बॉन्ड उसमें आप डेवलप कर लेते हो अपने कोर्समेट्स के साथ कि कोई अगर आपको एक इतने से छोटे से एक बिस्किट की भी कीमत पता चल जाती है कि आप ऐसे एक बिस्किट है तो उसमें 10 लोगों ने खा लिया और उसी में सबका पेट भर गया। आप खड़े खड़े कैसे सो सकते हो?
अच्छा। आप ये भी सीख लेते हो कि आपको खड़े खड़े कैसे सोना है। अच्छा, सो सकते हैं। बिल्कुल, थोड़ी बहुत नींद तो निकाल सकते हैं। ओके। या तो क्लासरूम जब आप बैठते होंगे वहां पर, ऑब्वियसली क्लासरूम में सी हमें पहले जनरल सर्विस नॉलेज पढ़ाया जाता है इनिशियल बेसिक स्टेज में, देन और अदर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। बेसिकली थोड़ी थोड़ी जानकारी हर स्ट्रीम की दी जाती है कि जो भी भारतीय वायुसेना में जो भी स्ट्रीम्स हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, ट्रांसपोर्ट्स हैं, मतलब फ्लाइंग की थोड़ी सी जानकारी आपको एरोनॉटिकल इंजीनियर्स की, फिर लॉजिस्टिक्स की, अकाउंट्स की, देन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की, ये सारे आपके सब्जेक्ट्स होते हैं इनिशियली जो आपको पढ़ाए जाते हैं। फिर उसके बाद जब आप वहाँ से मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट टेक्निकल ऑफिसर्स, सो दे गो टू AFTC, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज, जहाँ पे वो पहले अभी ड्यूरेशन कम हो गया है, पहले हमारे टाइम पे 1 साल का ड्यूरेशन हम लोग वहाँ पे बिताते थे, 1 साल तक हम वहाँ पे ट्रेनिंग करते थे। तो वहाँ पे हमें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, आपको एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया जाएगा, रडार्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, एवियोनिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, मतलब ये इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, इसके बाद भी आपके ऑल दोज फिजिकल एक्टिविटीज़, PT परेड से आपका पीछा नहीं छूटता है। ऐसा नहीं कि टेक्निकल में चले गए तो कि अब आप बस पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। आप सारा वो सब कर रहे हो, भाग भी रहे हो, दौड़ भी रहे हो, PT भी कर रहे हो, परेड भी कर रहे हो, तो ये सब एक्टिविटीज़ पैरेलली चलती रहती हैं आपकी। एंड इसके साथ साथ आप एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ भी कर रहे हो, आपकी पार्टीज़ भी हो रही हैं, कोई अगर कुछ और एक्टिविटी है तो वो भी हो रही है, सब कुछ मतलब साथ साथ चल रहा है, आपके बर्थडे सेलिब्रेशंस भी चल रहे हैं। तो दोज वर द मेमोरीज, मतलब गुड टाइम। मैं 2 ऑप्स के बारे में आपसे छोटे छोटे जानकारी चाहूँगा कि वो ये मतलब कई सारे ऑप्स हैं हमारे पास, लेकिन इन 2 ऑप्स में बार बार इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ का जिक्र होता है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने गेम चेंज किया एक तरह से। एक है ऑपरेशन मेघदूत, जो सियाचिन वॉर के समय रन किया गया था, और दूसरा था ऑपरेशन सफ़ेद सागर 1999 में, जिसको लेकर शुरुआत में मैंने NCVID से सवाल भी पूछा था कि एयरफोर्स की कुछ हेजिटेशंस थी शुरुआत में सफ़ेद सागर को लेके। दे सेड कि सर LOC तो कुछ बनी है नहीं, मतलब बाउंड्री तो बनी नहीं है, और हम ये इस बात को लेकर ये नहीं कह सकते, इस बात की तस्दीक नहीं कर सकते, न कंफर्मेशन दे सकते हैं कि जब हम सॉर्टीज़ में आएंगे तो हम बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे, हम सरहद क्रॉस नहीं करेंगे, हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं। सो दे वर रिलेक्टेंट एट फर्स्ट, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने ऑप्स में हिस्सा लिया, और मोस्टली ज़्यादा रोल उनका ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस रहा था, लेकिन वो न होता तो वो पीक्स हासिल नहीं कर पाते जो हमें मिली थी। प्लीज़ बताइए इन दोनों ऑपरेशंस के बारे में। ठीक है, तो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं, पहले मेघदूत की बात करते हैं। तो मेघदूत का पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं थोड़ा सा कि बैकग्राउंड में क्या था मेघदूत के। जी। मेघदूत स्टार्ट कैसे हुआ था? मेघदूत वाज बेसिकली कैप्चर ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर जब 1971 के बाद, और फॉर दैट मैटर 49 के बाद भी या 65 के बाद भी, जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल थी, लाइन ऑफ कंट्रोल तो खैर हमने उसे 71 के बाद बोलना शुरू किया, उससे पहले तो इट वाज सीज फायर लाइन। तो वो क्लियरली डीमार्केटेड नहीं थी आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट NJ 9842। उसके बाद से, उस पॉइंट के बाद से जहाँ पे ग्लेशियर आ जाता है, वो किसी को नहीं पता था, इट वाज सॉर्ट ऑफ अ नो मैंस लैंड। तो जब लेट 70s में, अराउंड 77-78 में, एक जर्मन राफ्टिंग टीम थी जो एक एक्सपीडिशन करना चाहती थी नुब्रा रिवर में। नुब्रा रिवर जनरेट्स फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर। सो उसमें वो एक राफ्टिंग एक्सपीडिशन करना चाहते थे। तो जब वो उस एक्सपीडिशन के लिए उन्होंने इंडियन आर्मी को बेसिकली अप्रोच किया, तो दे वर सेंट टू हॉज, एक स्कूल है, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल। तो उसके जो CEO थे, श्रीनगर में है ये, तो इसके जो CEO थे उस टाइम पे कर्नल नरेंद्र, तो उनके पास आर्मी चीफ ने उनको डायरेक्ट कर दिया उस टीम को कि आप भाई इनसे जाके बात कर लीजिए, बिकॉज ही इज़ द स्पेशलिस्ट, ही नोज दैट रीजन एंड ही विल गाइड यू एंड ही विल गिव ऑल सॉर्ट्स ऑफ परमिशंस एंड एवरीथिंग। सो जब वो लोग कर्नल नरेंद्र से मिले तो उन्होंने जो कुछ एक मैप दिखाया, उनके पास कुछ अमेरिकन्स का मैप था, अमेरिका से लिया हुआ कोई मैप था। तो इट केम टू अस एज अ शॉक कि पाकिस्तान ने उसमें जो ये सियाचिन वाला एरिया था उसको अपने मतलब पाकिस्तान का हिस्सा बताया हुआ था। ओके।
सिंस आर मैप्स वर नॉट अपडेटेड बहुत टाइम से और हमारे पास कुछ अपडेटेड मैप्स नहीं थे, उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी भी एडवांस नहीं थी, तो कैसे करना है वो सब भी मतलब नो हाउ नहीं था। तो जब ये मैप हमारे सामने आया तो उनका टीचोमीटर ऑन हो गया कि भाई अब ये तो मतलब कुछ गड़बड़ है, यानी कि ये कुछ इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं पाकिस्तान के। तो जब उन्होंने ये बात रिपोर्ट करी, उन्होंने वो मैप्स उनसे खरीद लिए बेसिकली कि यू गिव अस दीज मैप्स, एंड देन वो एक्सपेडिशन गया कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता, बट देन वो मैप्स हमारे हाथ में लग गए। फिर हमने उसके अकॉर्डिंग जब हमने हमारी इंट गैदरिंग हुई, हमें पता चला कि एक्चुअली दे आर यू नो जो पूरी सल्तोरो रेंज है उसके अराउंड वो लोग पीक्स पे वहाँ पे मतलब अपना कब्जा जमाने की कोशिशें कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। उन्होंने लेट 70s में एक काफ़ी वो भी निकाला कि आओ हमारे यहाँ से एक्सपीडिशन करो, सल्तोरो रेंज में माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस करो। तो I know this history because I am a mountaineer myself, so I am interested in all those things. So that's why I am telling you this. So जब उन्होंने वो एक्सपेडिशंस निकालने के लिए बोला और वो काफ़ी लोगों को बुला रहे थे, तो वो एक्चुअली ये चाहते थे कि उनका एक रूट क्लियर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि मतलब एक पहाड़ पे जाने का एक रूट क्लियर हो रहा है। आपके पास एक्सपीरियंस माउंटेनियर्स आ रहे हैं जो आपको एक पहाड़ की चोटी पे चढ़ने का रास्ता, क्लियरेंस भी मिल जाएगा आपको उसको लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको ये भी, और उनके यहाँ से क्या था, उनकी तरफ से जो रास्ता है उस सल्तोरो रिज का, दैट इज अ लिटिल ईजी। हमारे यहाँ से जो इंडिया की तरफ से जो रास्ता है वो थोड़ा काफ़ी टेक्निकल है। तो जब ये सब चीज़ें हुई तो इससे हमारी जो आर्मी थी और हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उनके माइंड में ये बात आ गई कि एक्चुअली ये कुछ करने वाले हैं यहाँ पे। तो तब ये डिसाइड हुआ कि वी हैव टू कैरी आउट अ मिशन ओवर हेयर, जिसमें इससे पहले कि ये कुछ करें और हम अपना एक प्रीएम्प्टिव मिशन लॉन्च करते हैं। तो तब जाके ये हमारा ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च हुआ था। तो इसके लिए क्या हुआ कि आर्मी को हमारी सियाचिन ग्लेशियर, विच इज़ मतलब उसकी जो हाईएस्ट पीक है, आपकी हाईएस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल, विच इज़ अराउंड 18,000 फीट। हाँ, 18 to 20,000 फीट के आसपास है। करेक्ट। तो वहाँ पे यू नो इट इज़ कम्प्लीटली इनहैबिटेटेड प्लेस कि जहाँ पे आपकी लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल, कि वहाँ पे आप रह नहीं सकते हो। आप अगर एज अ माउंटेनियर भी आप वहाँ पे एक्सपेडिशन के लिए जाते हो तो आप बस वहाँ से वो टच करके और वापस आ जाते हो, आप वहाँ रहते नहीं हो। आप बेस कैंप में थोड़ा नीचे रहते हो, वहाँ से फिर वापस आप ऐसे जाते हो। तो वो एक हड्डियाँ गला देने वाली ठंड जिसको कहते हैं, तो वहाँ उतनी ठंड पड़ती है। तो उसमें हर टाइम हमारा वहाँ पे वो जो है पोस्ट वो करना, मैन करना वॉज नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए एयरफोर्स के और आर्मी ने कोऑर्डिनेशन में एक ऑपरेशन लॉन्च किया, विच वॉज लॉन्च्ड ऑन 13th April 84। 13th April को बैसाखी थी। बैसाखी के दिन उन्होंने इसलिए लॉन्च किया कि किसी को शायद पता नहीं चलेगा, कोई मतलब यू नो सोचेगा नहीं कि इस दिन कोई ये ऑपरेशन लॉन्च कर सकते हैं। ओके। तो इस दिन हमारे ट्रूप्स ने वहाँ पे चढ़ाई शुरू करी। साथ ही साथ हमारे एयरफोर्स के जो चेतक एयरक्राफ्ट थे, उन्होंने वहाँ ट्रूप्स को ड्रॉप किया, फिर राशन ड्रॉप किया, फिर आपके तमाम तरह के जो एम्यूनिशन थे वो वहाँ तक पहुँचाए। तो इनफैक्ट एयरफोर्स के लिए ये फर्स्ट हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशन था। हाँ, क्योंकि वो वैसी जगह भी थी, रिड्यूस एयर डेंसिटी आपको लड़ना है लगातार एयरक्राफ्ट को, इसीलिए आपको हल्के एयरक्राफ्ट यूज करने थे वहाँ पे। हल्के एयरक्राफ्ट यूज करने थे, ये बहुत सही बात बोली आपने, हल्के एयरक्राफ्ट यूज करने थे। इसलिए हमारे कुछ एयरक्राफ्ट इनफैक्ट मॉडिफाई भी करे गए थे कि उनमें से कुछ चीज़ें निकाली गई थी सो दैट कि यू नो आपका वजन कम हो जाए एयरक्राफ्ट का। तो वो सब चीज़ें इस तरह के इनोवेशंस करे गए ड्यूरिंग ऑपरेशन मेघदूत। तो उन्होंने राशन पहुंचाया, आपके एम्यूनिशंस पहुंचाए और ट्रूप्स को पहुंचाया। फाइनली जब ये सारा सब हो गया तो इनफैक्ट आई थिंक अराउंड 17th April पाकिस्तान ने अपना अबाबील ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। वो ऑपरेशन अबाबील लॉन्च कर दिया उन्होंने। तो वो वहाँ से अपना सेना से मतलब हमारी फिर वही जो मतलब उन लोगों की लड़ाइयाँ हुई वहाँ से, और उन लोगों को हमने खदेड़ भगाया वहाँ से। तो दिस वाज अबाउट ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत के बारे में एक चीज़ और बताऊंगी मैं आपको। ऑपरेशन मेघदूत वहीं पे खत्म नहीं हो गया। ऑपरेशन मेघदूत इज गोइंग ऑन टिल डेट। द एयर ऑपरेशंस वी डू देयर, द एयर मेंटेनेंस जहाँ पे हम सप्लाई पहुंचाते हैं अभी भी सियाचिन में, दैट ऑपरेशन इज स्टिल कॉल्ड एज ऑपरेशन मेघदूत, OPMD बोलते हैं हम उसको। ओके। तो इट इज स्टिल टिल डेट इट इज गोइंग ऑन, इट विल गो ऑन। या चलो अब आप पहुंचते हैं सफ़ेद सागर की तरफ, 99 में आ जाते हैं। तो 99 की शुरुआत ऐसे हुई थी कि उन्होंने पाकिस्तान ने हमारे LOC के भारत की साइड के कुछ पोस्ट कैप्चर कर लिए थे, कब्जे कर लिए थे, और ये बोल रहे थे कि हमारे पाकिस्तानी रेंजर नहीं है, बिल्कुल ये मुजाहिद घुस के बैठे हैं, हमारा कोई रोल नहीं है। मतलब दोनों ही थे इनमें, मिलिटेंट्स भी थे और आर्मी वाले भी थे, दोनों की मिली भगत से था ये।
और यस दे वर क्लेमिंग कि ये मुजाहिद हैं हाँ, ये और हमारा कोई रोल आर्मी नहीं नहीं है है, इसमें, हाँ। रोल नहीं है। तो इसमें हमारे जो एयरक्राफ्ट्स यूज़ हुए थे बेसिकली मिग 21s, मिग 23s उस टाइम पे थे, मिग 27s थे, ये मी 17 यूज़ हुआ था हमारा जो चॉपर पर। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इसमें हमारा ये एक्चुअली जो बोलते हैं ना कि मेनली ये आर्मी ने किया था ये ऑपरेशन, एयरफोर्स प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन दिस ऑपरेशन विच इज यू नो नॉट कवर्ड एनीवेयर एंड नॉट वेरी मतलब डिस्कस्ड मच, बट एयरफोर्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बताइए। हाँ, तो जब ये जो कुछ पीक्स थी, तोलो लिंक पीक हो गई और आपकी टाइगर हिल हो गया, तो इस पे भी हमने इनफैक्ट बॉम्बिंग करी थी जो हमारे एयरक्राफ्ट्स थे। अच्छा। तो आप जो बोल रहे हैं वो इनिबिशन था, वो इनिबिशन इसलिए था कि इट वाज क्लियर कि उस टाइम पे एयरक्राफ्ट वर नॉट वेरी यू नो मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स नहीं थे ज़्यादा, एवियोनिक्स उनका इतना मॉडर्न नहीं था, तो हमें पता नहीं था कि कैसे हम जहाँ बॉम्बिंग कर रहे हैं वो हमारा एरिया है या उधर पाकिस्तान का एरिया है ना। ये सब चीज़ें उस टाइम पे इतना ज़्यादा वॉरफेयर उतना डेवलप नहीं था, तो प्रोबेबली इस रीजंस के चलते कुछ इनिबिशंस रहे होंगे, बट देन वी कैरिड आउट ऑपरेशंस ऑन वेल विद इन आवर रेंज। हमारे मिग 21s ने टाइगर हिल पे हमला किया जिसके पहले, और उसमें उनको ये भी देखना था कि आपका हमला यू नो आप जब एक प्लेन ग्राउंड पे हमला करते हो वो एक डिफरेंट है, बट व्हेन यू आर फाइटिंग अ वॉर इन माउंटेन्स, तो माउंटेन्स पे कोई अगर बैठा है आपका एक छोटा सा एक बंकर बना के, तो आपको उस बंकर पे हमला करना है। अगर यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। अगर वो उस बंकर पे नहीं गिरा और वो कहीं और गिरा तो मतलब वो कहीं और नीचे ही जाएगा, और नीचे गया तो सिंस वी आर फाइटिंग टुवर्ड्स आवर साइड तो वी आर मूविंग अपहिल, तो हम पर आ सकता है। हाँ बिल्कुल। तो और नहीं, प्लस वो हमारी साइड ही गिरेगा, मतलब हमारा ही कुछ नीचे शायद हमारे कोई गांव हो कुछ हो उस तरफ पे, तो हमारे ही लोगों को मतलब खतरा रहेगा एक। तो उन्होंने वो इतने प्रिसाइज, इनफैक्ट इस टाइम 99 वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी इंडियन एयरफोर्स यूज्ड द लेजर गाइडेड बॉम्ब्स। ओके। उस टाइम पे पहली बार लेजर गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया था इंडियन एयरफोर्स ने, तो जिसके परिणाम स्वरूप हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट पीक्स, तोलोलिंग एंड टाइगर हिल जिसका सबको पता है। क्या ये वही बॉम्ब्स थे जो हमें इजराइल की मदद से मिले थे? बिल्कुल। ओके, एब्सोल्युटली। तो ये इन बॉम्ब्स का हमने पहली बार इस्तेमाल किया था एयरफोर्स ने, जिसकी वजह से हमने यू नो काफ़ी प्रिसीजन से वहाँ पे हमले किए और जो काफ़ी कारगर भी हुए। ऑल्दो वी एंडेड अप लूजिंग फ्यू एयरक्राफ्ट एंड लाइव्स ऑल्सो। मी 17 एक हमारा एक्सटिंजर मिसाइल ने उसको हिट कर दिया था, तो जिसके बाद पूरा मतलब हेलीकॉप्टर फ्लीट को इस ऑपरेशन से हटा दिया गया था, बिकॉज एक रीज़न ये भी था इसमें कि जो हमारे अटैक हेलीकॉप्टर्स थे, जब मी 17 भी अटैक रोल में काम कर रहा था और मी 35 था, तो वो इतने कारगर साबित नहीं हो रहे थे उस हाइट पे और उस टेरेन में, विच इज़ वाई नाउ वी हैव अपाचेज, प्रचंड वी हैव, ये उस टाइम के उस वॉर के शायद लेसन्स लर्न ही हैं जो हमें मतलब हमने अपनी हेलीकॉप्टर फ्लीट को अपग्रेड किया है। शिखा जी, अब ड्रोन्स पे बात कर लेते हैं, आखिरी टॉपिक है ये। ड्रोन्स यानी ऑप सिंदूर के दौरान तो हमने देखा, और अभी सबसे रिसेंट एग्जांपल है यूक्रेन ने रशिया के अंदर घुस के ड्रोन उड़ा के उनके कई सारे एयरक्राफ्ट्स को तबाह कर दिया। और ड्रोन्स, जैसे आपके पहले भी बता रही थी कि ड्रोन्स ने वॉरफेयर को चेंज किया है पूरी तरह से। उनकी डिटेक्टिबिलिटी न और आम एयरक्राफ्ट्स के मुकाबले थोड़ी कम है फिर भी थोड़ी कम है। हमने लगातार देखा कि दे वर ट्राइंग टू वो पाकिस्तान कभी कामिकाजी ड्रोन भेज रहा था। कामिकाजी वो ड्रोन्स कहते हैं जो आके फट जाते हैं, मतलब एम्यूनिशन से लोडेड होते हैं। कामिकाजी सुसाइड ड्रोन्स बेसिकली, सुसाइड ड्रोन्स। कामिकाजी ड्रोन्स भेज रहा था, कभी सर्वेलांस ड्रोन्स भेज रहा था, कभी श्रीनगर के ऊपर ड्रोन्स देखे गए जो एलओसी से 140 किलोमीटर 100-125 किलोमीटर के आसपास दूर है। मतलब वो इंटरसेप्ट हो जाने चाहिए था एलओसी के आसपास ही, लेकिन वो इतना अंदर तक चले आए ड्रोन्स, और स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स दिस इज कमिंग। ड्रोन्स ने कैसे चेंज किया है पूरे सीन को? सी डेफिनेटली, आप देखिए जब अगर वो इतने अंदर तक आ गए हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। यही एक उनकी जो खासियत है, क्योंकि उनका एक साइज़ छोटा होता है और स्विफ्टली लो लेवल फ्लाई करके जा सकते हैं, तो कहीं नॉर्मल रडार से कहीं उनकी नज़रों से बच के वो अंदर तक आ सकते हैं। तो डेफिनेटली हम अब जितने भी मॉडर्न वॉरफेयर देख रहे हैं, हम अपनी बात करें या यूक्रेन रशिया की बात करें, हर जगह हम ड्रोन्स का इस्तेमाल देख रहे हैं इस वॉरफेयर में। तो इट हैज़ कम्प्लीटली चेंज द होल सिनेरियो ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर। एंड व्हाट आर द लाइक की लेसन्स वी आर टेकिंग फ्रॉम द ड्रोन वॉरफेयर?
क्योंकि हमें उस S-400 ने रूस का साथ नहीं दिया यूक्रेन के अटैक के अगेंस्ट, जिसने हमारा साथ दिया यहाँ पे. इट्स आयरनी एक्चुअली. It is man behind the machine, I'm telling you. Because our Indian Air Force soldiers are so capable. It is because of that. It is not always the machine. कई बार आप क्या होता है, एक पुराने और जो obsolete systems से भी आप एक वॉरफेयर में जाते हो, बट आपकी कैपेबिलिटी इतनी, आपका एक्सपीरियंस इतना है उसमें, और आपने एक बिल्कुल अपना एक पकड़ बना लिया उस सिस्टम पे. तो शायद मैं कहूँगी कि रशिया शायद वो पकड़ उनका सिस्टम होने के बाद भी वो अचीव कर पाए जो हमारे इंडियन एयरफोर्स सोल्जर्स ने किया है. और ऑब्वियसली उनके जो सिस्टम्स थे वो बॉर्डर पे तैनात थे, वो स्वॉर्म अंदर से रिलीज किया गया, तो वो इंटरनल अटैक जैसा बिल्कुल. वो तो अभी जो लेटेस्ट अटैक है उसकी बात कर रहे हैं शायद आप. हाँ, लेटेस्ट जो भी हुआ है 4 दिन पहले. बिल्कुल, वो तो ऐसा था कि उन्होंने कोई एक ट्रक 3-4 ट्रक भेजे थे अंदर एंड उनका वो ऊपर से खुला, एंड देन ट्रकर्स जितने थे रशियन थे. बिल्कुल. ट्रकर्स जैसे अंदर आए तो अचानक से ट्रक की छत खुली और ड्रोन्स निकलने लगे. ट्रकर्स ने पत्थर से मारने की कोशिश की, लेकिन इट्स इनइफेक्टिव. तो अब ड्रोन्स उन्होंने आई थिंक अपने जो कमर्शियल ड्रोन्स हैं उनको भी मॉडिफाई करके वॉरफेयर में भेजा है. हाँ, उन्होंने 1-1.5 साल तक प्लानिंग की. बिल्कुल. ज़ेलेंस्की ने ये ट्वीट भी किया था कि हमने 1 साल 6 महीने 9 दिन तक प्लानिंग की, उसके बाद ये इतना बड़ा अटैक हमने प्लान किया है. बिल्कुल. So it needs, I guess, that level of preparedness. Absolutely. For us also it is a lesson learned कि हमने अभी जैसे देखा पाकिस्तान की तरफ से swarm of drones आ रहे थे, वो एक फ्लॉक में आ रहे थे बेसिकली, तो हमें उस तरह के वॉरफेयर के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा. अब वी कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं रहा है कि भाई 2 जहाज गए या 2 आर्मर्ड में आपस में लड़ाई हो रही है. अब इट इज टोटली द गेम हैज चेंज्ड नाउ. मुझे बस आपसे एक इंसाइट चाहिए. आप कमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आपका प्रेरोगेटिव है, लेकिन मुझे चाहिए इस पे. साल 2016 से 18 का वक्त काफ़ी टेंशन का समय, और बार 19 नहीं एक सेकंड, बालाकोट कब हुआ था अपना? 19 में. पुलवामा भी 19 में हुआ 19 में हुआ था. ठीक, 19. यू वर इन द सर्विस. यस. पुलवामा अटैक हुआ, बालाकोट हुआ, और विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई होती है वहाँ पे जाने के बाद. आई गेस यू वर देयर समवेयर ऑन द सीट, यू वर देयर समवेयर टू स्पॉट द एयरक्राफ्ट्स. व्हाट वाज द थिंग्स हैपनिंग दैट टाइम? उसका थोड़ा ओवरव्यू दीजिए. बालाकोट, पुलवामा और इन सब के आसपास. अब बालाकोट जब हुआ और जब ये ऑल दीज पिक्चर्स एंड ऑल दीज वीडियोस वर सर्कुलेटिंग ऑफ विंग कमांडर अभिनंदन गेटिंग कैप्चर्ड ओवर देयर, वो एक अलग ही माहौल था उस टाइम पे. एक मतलब आपका एक साथी सोल्जर हैं जो आपके सीनियर हैं, और वो वहाँ पे कैप्चर हो गए हैं, ही इज इन कैप्टिविटी. एंड इनिशियली जो पिक्चर्स आ रही थी दे वर वेरी, हाँ, ब्रूस थे पूरे, एंड दे वर नॉट वेरी गुड. तो एक एड्रेनलिन रश था अंदर से कि भाई आपको एक वॉर लड़नी है पाकिस्तान के अगेंस्ट, है ना. आपको जिस भी तरीके से आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, चाहे आप एक रडार में बैठे हो या आप आगे फ्रंट लाइन बॉर्डर्स पे लड़ रहे हो, तो हर तरीके से हर एक इंसान के मन में शायद एक बात थी उस टाइम पे कि हमें अपना योगदान देना ही देना है, कैसे भी करके, नो मैटर वॉट, इन वॉट एवर कैपेसिटी आई कैन, आई वॉन्ट टू फाइट एंड आई विल फाइट. टू ए ब्रॉड आइडिया कि आप उस समय कहाँ थी जब ये सब हो रहा था? तो आई वॉज पोस्टेड समवेयर इन द ईस्टर्न सेक्टर, आई वुड से. ईस्टर्न सेक्टर. यस. क्या लेवल ऑफ अलर्टनेस थी ब्रॉडली बताइए? बिल्कुल हाई लेवल ऑफ अलर्टनेस थी, एंड वी वर इनटू द एक्शन. हमारे भी एयरक्राफ्ट्स वहाँ से जा रहे थे फॉर सर्टेन मिशंस एंड ऑल अदर. क्योंकि आप जब भी आप देखते हो ना कि अगर पाकिस्तान की साइड से कुछ हुआ है, आपको एक डर हमेशा रहता है कि आपका ईस्टर्न जो आपका सेक्टर है वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. तो आपको उधर भी आपकी जो लेवल ऑफ सिक्योरिटी है वो आपको बढ़ा देनी पड़ती है. हर वॉर में हमने देखा है, मतलब चाहे आप 71 वॉर की बात ले लो या अभी बालाकोट की ले लो या इसकी ले लो, तो आपको हर तरफ एक डर रहता है कि कहीं ना कहीं मतलब कहीं चाइना से भी कुछ ना आ जाए. तो देन इट विल बी नॉट ओनली वन फ्रंट वॉर, वी विल हैव टू फाइट एट मल्टीपल फ्रंट्स. और जब उतना उस हाई अलर्ट का टाइम पीरियड होता है, उस समय दिन का शेड्यूल कैसा होता है? उस समय दिन का कोई स्केड्यूल नहीं होता है. आप दिन रात ऑफिस में होते हो, एंड आपको सब आपकी मील्स वहीं पे आ जाती हैं. एंड my daughter was very small, तो मतलब few months old she was that time.
तो वो घर पे थी, उसको मतलब एक शायद एक हाउस हेल्प के सहारे आप अपने मतलब बच्चे भी आपके वहीं पे पल रहे हैं। तो इस तरह का एक माहौल था। कभी कभी आप अगर आपके पास कोई और मतलब मजबूरी है तो आप अपने बच्चे को भी अपने साथ ऑफिस लेकर आ रहे हो। तो इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिलती है ऐसे व्हेन सच कंडीशंस अराइज। तो बट यू नो आपको ये भी पता चलता है इससे कि ना कोई भी मतलब इस टाइप के सिचुएशन में आप नो मैटर व्हाट प्रॉब्लम्स यू हैव, आपको सब अपनी प्रॉब्लम्स छोटी लगने लगती हैं। आपका कंट्री राइजेज अबव ऑल, जो आपकी नेशन के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके लिए आपने वो वर्दी पहनी थी। चलो शिखा जी, बात करके बहुत अच्छा लगा आपसे। रखवाले के इस एपिसोड पे आप अपनी हमें राय बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। रखवाले में हम और क्या लेकर आएँ आपके पास, किन टॉपिक्स पे बात करें, किन शख्सियतों से बात करें, ये भी बता सकते हैं। मैं सिद्धांत, शिखा जी, कैमरे के पीछे सचिन और आलिश, आप लल्लन टॉप दिख रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।